आज हम बात करेंगे उन शुरुआती लड़ाइयों की, उन जंगों की, जिन्होंने असल में आज़ाद भारत की नींव रखी, उसे एक शक्ल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1947। भारत आज़ाद हो रहा था, लेकिन दुनिया की नज़रें हम पर थीं और ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि ये देश, ये नया नवेला देश टिक ही नहीं पाएगा। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं कह रहे थे। विंस्टन चर्चिल जैसे बड़े बड़े नेताओं का तो साफ मानना था कि जैसे ही अंग्रेज यहाँ से गए, भारत वापस उसी पुराने दौर में लौट जाएगा, बर्बरता और लूट खसोट के दौर में। और उनकी इस शक को हवा मिली बंटवारे से। भारत की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान का भी जन्म हुआ, और ये सब हुआ एक बहुत ही हिंसक और दर्दनाक घटना के जरिए, जिसे हम सब विभाजन या पार्टीशन के नाम से जानते हैं। आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। करीब करीब 1 करोड़ लोग, सोचिए, 1 करोड़ लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। ये इंसानी इतिहास में हुए सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक था। रातों रात सब कुछ बदल गया। और इस त्रासदी का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हवा से एक ऐसा शरणार्थी काफिला देखा था जो 10 मील लंबा था। 10 मील, बस चलते हुए लोग। तो ये जो बंटवारे से उथल-पुथल मची थी ना, इसका असर सिर्फ लोगों के विस्थापन तक ही सीमित नहीं रहा। इसी ने भारत के पहले बड़े युद्ध की जमीन तैयार की। और वो युद्ध हुआ कश्मीर को लेकर। अब कश्मीर की समस्या क्या थी? देखिए, ये एक ऐसी रियासत थी जहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, लेकिन राजा थे हिंदू, और इसकी सरहद भारत और पाकिस्तान दोनों से लगती थी। बस यहीं से सारे फसाद की जड़ शुरू हुई। और देखिए कि हालात कितनी तेजी से बदले। अगस्त में पुंछ में पाकिस्तान के समर्थन में झंडे दिखने लगते हैं। सितंबर आते आते विद्रोहियों के हाथ में पाकिस्तानी राइफलें आ जाती हैं, और अक्टूबर में तो पाकिस्तानी सेना की मदद से कबायली लड़ा के कश्मीर पर हमला ही कर देते हैं। इसी के बाद महाराजा ने भारत के साथ विलय के कागजात पर दस्तखत किए। और ये कोई अफवाह नहीं थी, ये कोई अनौपचारिक मदद नहीं थी। पाकिस्तानी सेना के कर्नल अकबर खान ने खुद सेना के भंडार से 4000 राइफलें निकालकर इन विद्रोहियों को दी थीं। मतलब साफ था, पाकिस्तानी फौज इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थी। तो एक दुश्मन तो बंटवारे के साथ ही तय हो गया था, पाकिस्तान। लेकिन भारत को दूसरा बड़ा झटका, एक बड़ा विश्वासघात उस दिशा से मिला जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसे देश से जिसे भारत अपना भाई, अपना दोस्त मानता था। वो नारा था हिंदी चीनी भाई भाई। सालों साल हर मंच पर यही बात दोहराई जाती थी। लेकिन ये सब दुनिया को दिखाने के लिए था। पर्दे के पीछे कहानी बिल्कुल अलग चल रही थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रीमियर चाओ एन लाई मुलाकातें कर रहे थे, दोस्ती की कस्में खा रहे थे, और दूसरी तरफ हिमालय की वो लंबी चौड़ी सरहद, जिसका कोई बंटवारा ही नहीं हुआ था। वहां दोनों देश चुपचाप अपनी अपनी जमीन पर कब्जा करने में लगे थे। तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। और फिर सितंबर 1962 में एक दिन आया जब ये सारा दिखावा, ये दोस्ती का नाटक एक झटके में खत्म हो गया। एक भारतीय चौकी पर चीनी सैनिकों ने मेगाफोन से चिल्लाकर कहा, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन ये जमीन हमारी है, तुम वापस जाओ। इससे ज्यादा साफ संदेश और क्या हो सकता था? ये जंग का ऐलान था। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने एक साथ कई जगहों पर जबरदस्त हमला कर दिया। भारतीय पूरी तरह से भौचक्के रह गए। मतलब उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। ये एक बहुत बड़ा सदमा था। और तैयारी का फर्क देखिए कितना बड़ा था। एक तरफ चीन के सैनिक थे जो तिब्बत की ऊंचाइयों पर लड़ने का अनुभव रखते थे। उनके पास बेहतर सड़कें थीं, सप्लाई लाइन्स थीं और आधुनिक हथियार थे। और दूसरी तरफ भारतीय सैनिक, जिन्हें ऊंचाई पर लड़ने की आदत नहीं थी। सप्लाई के लिए वो हवाई जहाज़ों पर निर्भर थे, और उनके पास पुराने हथियार और सर्दियों के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे। मुकाबला बराबरी का था ही नहीं। तो ये दो युद्ध, एक पाकिस्तान के साथ, दूसरा चीन के साथ। वजहें भले ही अलग थीं, लेकिन इन दोनों ने मिलकर भारत की पहचान और उसके भविष्य को हमेशा के लिए एक नई शक्ल दे दी। खासकर 1962 की हार, इसे सिर्फ एक फौजी हार की तरह नहीं देखा गया। ये एक गहरा जख्म था, एक व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर का विश्वासघात था। एक दोस्त ने पीठ में छुरा घोंपा था, और इस एक धोखे ने भारत की विदेश नीति के सारे आदर्शवाद को चकनाचूर कर दिया।
इस सदमे का असर कितना गहरा था, ये उस समय प्रधानमंत्री नेहरू को देखकर पता चलता था। एक देखने वाले ने 1963 में लिखा था कि वो एक बूढ़े, बहुत कमजोर और थके हुए इंसान लग रहे थे। उनकी चाल धीमी हो गई थी, वो झुककर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देश को जो झटका लगा है वो उनके शरीर पर दिखने लगा हो। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? इन लड़ाइयों ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। आदर्शों की दुनिया से निकलकर भारत ने एक यथार्थवादी, एक प्रैक्टिकल विदेश नीति अपनाई। सेना का आधुनिकीकरण शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान और चीन, इन दोनों पर एक गहरा और कभी न खत्म होने वाला अविश्वास पैदा हो गया। सीमा विवाद अब देश की सुरक्षा के सबसे बड़े मुद्दे बन गए। और यही इतिहास हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि अपनी पैदाइश के वक्त हुए ये संघर्ष, ये युद्ध, आज भी इतने दशकों बाद भी दुनिया के मंच पर भारत के फैसलों और उसकी सोच को किस तरह से प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी लिखा जा रहा है।